हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस लेक्चर में हम जानेंगे प्लानिंग फॉर इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं और उनकी प्लानिंग कैसे की जाती है, इस बारे में हम जानेंगे। इन दिस लेसन वी विल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो हम ये हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है, इसके अंदर इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है टाउन प्लानिंग में, इस बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेफिनेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड एज इकोलॉजिकली फ्रेगाइल और सेंसिटिव बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू देयर इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। These zones are protected under the Environment Protection Act of 1986। तो आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि जो ESZ है, मतलब इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन्स है, वो कौन से एक्ट के तहत उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसमें आ जाएगा आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कुछ ऐसे जोन्स होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ आपके नेशनल पार्क्स की, अगर हम एग्जांपल लेते हैं नेशनल पार्क्स अगर हम लेते हैं, तो उनका कुछ वो गवर्नमेंट उन्हें सेंसिटिव जोन घोषित कर देती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फ्लोरा फ्यूना वाइल्ड लाइफ वहां पर अवेलेबल होती है। तो है ना, उनका या तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो वहां पर आपकी जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है, आप वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो जोन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा हिमालय रीजन जो है ये पूरा इको सेंसिटिव जोन में आता है। महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, कर्नाटका का पार्ट हो गया, केरल, तमिलनाडु इनका पार्ट हो गया। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब एरिया हैं जो इको सेंसिटिव जोन में काम आते हैं। वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इको सेंसिटिव जोन्स घोषित कर रखा है। Importance of eco-sensitive zone lies in their ability to protect fragile ecosystem and biodiversity, promote sustainable development and ensure the well-being of local communities। तो इको सेंसिटिव जोन की इंपॉर्टेंस यही है कि वहाँ का जो फ्रेगाइल इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को ये प्रमोट, सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं और जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनकी वेलबींग को ये इंश्योर करते हैं। They also play a crucial role in mitigating the impact of climate change and preserving natural resources for future generation। तो जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है वहां पर अगर आपने एक्टिविटीज लिमिटेड कर दी, मान लीजिए क्या ये नेशनल पार्क है, ये एक्टिविटी लिमिटेड है, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज उनके लिए बच जाएंगे और ये क्लाइमेट चेंज को, जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पेक्ट होते हैं उनसे मिटिगेट करने में भी हेल्प करते हैं। प्लानिंग फॉर इको सेंसिटिव जोन। प्लानिंग फॉर इको सेंसिटिव जोन इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमें उस एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकंड है मैपिंग, उसका मैप देखना पड़ेगा। डिलिनेशन ऑफ सच जोन्स, है ना, उनको डिसाइड करना पड़ेगा, उनको मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। It also involves the development of management plans that ensure that conservation and sustainable use of natural resources in the zones। तो उस पर्टिकुलर जोन जो हमने डिसाइड किया है उसमें जो सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबली यूज करना चाहिए और हमें कंजर्व करने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को। द प्लानिंग प्रोसेस शुड इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग लोकल कम्युनिटी, एनजीओ एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये प्लानिंग प्रोसेस है, इसमें सब लोग इंक्लूड होते हैं, लोकल कम्युनिटीज इंक्लूड होती है, एनजीओ इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स इसकी प्लानिंग में इंक्लूड होते हैं। To plan for eco-sensitive zone, it is important to conduct a thorough assessment of the environmental and ecological condition of the area। सबसे पहले जो भी एरिया आप उसको SEZ बनाना चाहते हो, है ना, उसका आप पहले थ्रू असेसमेंट करिए वहाँ की एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल कंडीशन का, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वाटर रिसोर्सेज, सोइल क्वालिटी, अदर फैक्टर्स, सबका अपने को एक थ्रू असेसमेंट करना है। This can help to identify the most sensitive area that require the highest level of protection as well as area where development can take place without causing significant harm to the environment। इससे क्या फायदा होगा कि हमें उस एरिया का पता लगेगा कि जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस एरिया को तो हमें प्रोटेक्ट करना ही करना है, और ना, और उस एरिया का पता लगेगा कि जहां हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और इस नेचुरल रिसोर्सेज को बिना परेशानी किए हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। Planning for eco-sensitive zones may involve the development of zoning regulation, land use plan, and other policies guidelines that provide clear guidance on how the area should be managed and developed। तो इको सेंसिटिव जोन जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, वहां आपको क्या करना है कि प्रॉपर लैंड यूज के प्लान अवेलेबल होने चाहिए, उसकी पॉलिसीज आप क्रिएट, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आप वहां पर बना सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर गाइडेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो एरिया है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके और डेवलप किया जा सके। It may also involve the establishment of protected areas
such as national park, wildlife reserves, natural reserves that are managed minimum human impact and protect natural resource। तो इस टाइप के जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जहाँ पर ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत कम होता है और नेचुरल रिसोर्सों को हम वहां पर बचा सकते हैं। Challenges in planning for eco-sensitive zones, क्या क्या challenges आते हैं? Eco-sensitive zones can be challenging due to competing interest of various stakeholders including developers, conservationists and local communities। हर एक जने का अलग अलग अपना इंटरेस्ट होता है, डेवलपर्स का अपना इंटरेस्ट होता है, जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उनका अलग इंटरेस्ट होता है, लोकल कम्युनिटीज का अलग इंटरेस्ट होता है, तो उनके बीच जो सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल होता है। देयर में आल्सो बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दीज जोन्स। तो अब इस जोन को मैनेज करने के लिए जो अलग अलग एजेंसी जिम्मेदार है, जैसे आप बोल सकते हैं कि एनवायरमेंट वाले अलग है ना, एनवायरमेंट वाले प्रोटेक्शन वाले अलग हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, वाटर रिसोर्सेज WRA वाले अलग हो जाएंगे, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। केस स्टडी की बात करें, अपन लेते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज अ प्राइम एग्जांपल सक्सेसफुल प्लानिंग फॉर इको सेंसिटिव जोन इन इंडिया। The reserve covers an area over 5,500 square kilometer across the three southern Indian states and is home to a diverse range of flora and fauna, including endangered species such as the Nilgiri dhar। ठीक है, तो नीलगिरी एरिया जो है वो 5500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि 3 स्टेट में अवेलेबल है, 3 साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। तो ये एरिया क्या है कि एक तरह से बेस्ट एग्जांपल है इको सेंसिटिव जोन का, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट रेंज ऑफ फ्लोरा फ्यूना यहाँ पर मिलती है ना। एंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज दी नीलगिरी थार, जो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसको बचाने में भी यहाँ पर उसकी हेल्प हुई है। मैनेजमेंट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग, इसमें सबसे पहले आएगा आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दूसरा आएगा आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, लोकल कम्युनिटी और एनजीओ। ये कुछ लोग हैं जो इसको मिलकर मैनेज करते हैं। द मैनेजमेंट प्लान फोकसेस ऑन कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ लोकल कम्युनिटीज। वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है उनका भला चाहते हुए, कंजर्व करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम फोकस करते हैं। द प्लान आल्सो इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इको टूरिज्म इनिशिएटिव एंड जनरेट इनकम फॉर लोकल कम्युनिटीज। तो वहाँ इतना बड़ा रिजर्व एरिया है, तो उससे टूरिज्म को भी डेवलप किया जा सकता है और जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनसे उनकी इनकम जनरेट हो सकती है। Benefits of eco-sensitive zone. The benefit of eco-sensitive zone include the protection of biodiversity and ecosystem, the promotion of sustainable development, and the preservation of natural resources for future generation। ऑब्वियसली बात है कि जब हम इको सेंसिटिव जोन है तो उससे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाते हैं, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको देख सके और उसका अच्छे से यूज कर सके। दे आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इको टूरिज्म व्हिच जनरेट्स इनकम फॉर लोकल कम्युनिटीज एंड प्रमोट कंजर्वेशन। दे आल्सो प्रोवाइड ये आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इको टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड होती है ना, लोकल कम्युनिटी के लिए इनकम जनरेट हो सकती है। Conclusion: planning for eco-sensitive zone is an essential aspect of town planning in India. It plays crucial role in protecting fragile ecosystem, biodiversity, promoting sustainable development, and ensuring the well-being of local community. It is important for all stakeholders to work together to develop effective management plan that balance the need of conservation, development, and local communities. तो सारी के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो, लोकल कम्युनिटी हो, एनजीओ हो, सबको मिलके इसमें काम करना चाहिए, ताकि हम जो जीव जंतु हैं और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कुछ रिसोर्सेज बचा सकें और एक अच्छा सस्टेनेबल और बायोडाइवर्सिटी को बचाने वाला, ठीक है ना, इस टाइप की चीज हम डेवलप कर सकें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।